पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। भौतिक जगत क्या होता है, फिजिक्स। टॉपिक फर्स्ट है विज्ञान। सबसे इजी टॉपिक हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 8-7 में। क्या होता है विज्ञान, हिंदी में पढ़ाएंगे। मानव द्वारा प्राप्त पेचों एवं प्रयोगों के सुव्यवस्थित संगठनों को विज्ञान कहते हैं। मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो और जो हम पढ़ते हैं वो, उन दोनों को मिक्स करके और उनके एक अच्छे संगठन को, उनके अच्छे मिक्सचर को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हमने क्या निकाला, क्या खोजा, क्या सीखा और क्या समझा, इन सबको अब विज्ञान यानी कि जो फिजिक्स होता है, साइंस होता है। विज्ञान को निम्न भागों में बांटा गया है। फिजिक्स के मेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा फिजिक्स है, फिर हमारा केमिस्ट्री और फिर हमारा बायो यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान। इसको हिंदी में कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो सिर्फ पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। क्या होता है भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं, बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें यह सिर्फ हम पढ़ते हैं कि जो चीज हमारे इन्वायरमेंटल में हो रही है तो क्यों हो रही है, बारिश हुई तो क्यों हुई, टेम्परेचर घटा बढ़ा, कैसे घटा बढ़ा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, अपनी फिजिकल क्वांटिटीज की, प्राकृतिक घटनाओं की। तो इसे कहते हैं हम लोग फिजिक्स, जैसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। अगला होता है द्रव्य। ये मैटर है, इसको बोलते हैं जिसमें मैटर है, द्रव्य। द्रव्य है ये, ना कि द्रव है। दो होते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। ये होता है मैटर और ये होता है लिक्विड स्टेट। द्रव होता है लिक्विड, यानी कि जो आपका लिक्विड में हो। चलिए पढ़ते हैं द्रव्य। क्या होता है द्रव्य? द्रव्य वह पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बोले तो मास, खुद का भार। इसमें क्या होता है, मास होता है। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक, तो इस बॉक्स में मान लीजिए इस बॉक्स का जो वेट है वो 1 kg यानी कि 1 किलो है, तो इसका खुद का क्या हो गया, वेट हो गया। तो द्रव्य होने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए। तो इसका वेट है, चलिए ठीक, इसको मैं नाम दे दिया एक्स बॉक्स। तथा जो स्थान घेरती हो, अब एक बार बताओ, जैसे ये बॉक्स है तो ये कहीं ना कहीं रखा होगा, ये कहीं ना कहीं तो रखा होगा, तो जहां पर ये रखा होगा वहां पर वो उतनी जगह को घेर रहा होगा ना। मान लिया हमने ये जो हमारा है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर का एरिया है, सॉरी मान लिया हमने ये हमारा 10 सेंटीमीटर का एरिया है, तो ये कम से कम 10 सेंटीमीटर के एरिया को तो घेर रहा होगा ना ये, तो कुछ जगह लेगा वो। अगला, तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अनुभव मतलब फील, अगर इसको हम टच करें, इसको हम टच करें तो हम फील कर सकें कि कुछ रखा है, कुछ हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ भी है, रूप से किया जा सके। अब कोई जरूरी नहीं है, अब आप कहें एयर, तो अगर हवा है तो एटमॉस्फेयर में जब हवा फ्लो होती है, बहती है, तो हम उसको अनुभव करते हैं। और आपको एयर जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका भी तो कोई ना कोई स्थान है, उसका भी कुछ ना कुछ वेट तो ही है, कुछ भी है। जैसे हमारे एग्जाम्पल पत्थर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वायु और जल। आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज पाई नहीं गई है जो कि द्रव्य ना हो। हर चीज द्रव्य है। आप कुछ भी सोच लो, अगर आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का तो खुद का वेट होता है, उसका खुद का मास होता है, वो कुछ जगह देता है। तो हर चीज क्या है, हमारे जो भी चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो हर चीज किसमें आती है, वो हर चीज में आती है द्रव्य में, यानी कि मैटर में। चलिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा, मतलब एनर्जी। क्या होता है ऊर्जा, क्या होती है एनर्जी? ऊर्जा वह भौतिक राशि है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। बहुत सिंपल सा है, आप कुछ भी कार्य करते हैं तो वहाँ क्या होती है, एनर्जी यूज होती है। मतलब अगर आपको इस बॉक्स को हल्का सा आगे पुश करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी एनर्जी लगाएंगे और एनर्जी से क्या बनेगा, आपका फोर्स बनेगा और इस फोर्स से ये आगे की ओर बढ़ेगी। तो ऊर्जा हर वो काम जो आप काम करने के लिए तत्पर होते हैं वहां आपकी ऊर्जा यूज होती है, वही क्या रहता है ऊर्जा। बहुत सिंपल सा है। आगे देखिए, ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। अब बहुत टाइप की होती है, यहाँ हमने कुछ लिख दी है, बहुत टाइप की होती है, कुछ जो मेन वो लिखी है। पहला गतिज ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा? बहुत सिंपल सी बात है, जब आप चलते हैं, जब कुछ मोशन करती है, वहां जो ऊर्जा, जिससे मैं चल रहा हूँ, तो चलने में जो ऊर्जा लग रही है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब ये बात समझने की है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? जब कोई चीज रुकी होती है, जैसे
मान लिया ये मेरा एक साइकिल है, ठीक, ये साइकिल यहाँ पर रुका हुआ है, तो वो ऐसा क्यों है कि वहीं रुका, वो गिर नहीं जा रहा है, ये तो वो काम करता हमारा है स्थितिज ऊर्जा। हमारी जो अर्थ है, सबको पता है हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, हमारी अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो जो ये हमारा जो वस्तु है, जो भी मान लीजिए जो साइकिल है, तो हर वस्तु उसके अपोजिट यानी कि उसके उल्टे में एक रिपल बल यानी कि एक रिफ्लेक्शन बल लगाती है। तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको रिपल बल दे रहा है इससे दूर करके। तो यहीं पर आपको आता है स्थितिज ऊर्जा, इसे कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। आप इसको बहुत इजी समझ सकते हैं, कैसे रिपल बल आता है। ये जो रिपल बल आता है ये कैसे आता है, ये समझने के लिए अगर आपने बॉल ली और उसको दीवार फेंकी, तो जैसे वो दीवार से टकराई तो बॉल वापस आई, जो वापस आई वो कैसे, वो रिपल बल से, जो इसका रिपल बल था। अगला है भौतिक ऊर्जा, जो आपके फिजिकल वर्क में काम आता है, उसे कहते हैं भौतिक ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा, जो प्रकाश होता है उसके पास ऊर्जा होती है, उसमें फोटोन कण होते हैं, उस फोटोन कण में जो ऊर्जा होती है उसका प्रकार। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से, अभी थोड़ा शॉर्ट पढ़ लेते हैं। अभी जो मेन चीज है वो ये पढ़ते हैं प्रकृति के मूल बल, जो थोड़ा सा बहुत जो है प्रकृति में मिलते हैं, जो प्रकृति के पास खुद के होते हैं। पहला आता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रकृति में गुरुत्वीय बल, प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल होता है। क्या होता है आकर्षण बल, कभी हमने देखा है मैग्नेट, मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या काम होता है, मैग्नेट का काम होता है कोई भी चीज जो आप किससे बनी है, जो आपकी आयरन हो गई या आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिसको ये अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो वैसे ही हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के पास भी एक आकर्षण बल है और वो हर चीज को, हमारी अर्थ में जितनी भी चीजें हैं सबको अपनी तरफ खींचता है। उसी को सिंपल वे में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखिए, दो पिंड के बीच, मान लिया हमारे पास ये दो पिंड है, ठीक, दो पिंड मतलब मान लीजिए यहाँ पास पिंड है, ये इसको मान लेंगे पिंड m, इसको मान लेंगे पिंड m1, इसको मान लेंगे पिंड m2, ठीक। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, अब ये के पिंड है, एक ये पिंड है, ये m1 है, अंदर लिखते हैं, ये m1 पिंड है, ये m2 पिंड है, ठीक, m1 m2। तो इनके बीच जब आपस में रखे हैं तो इनके बीच एक फोर्स काम कर रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे क्या, उस फोर्स को कहेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, या उसको दिखाते हैं हम लोग किससे हैं, जी से। तो वहां पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। अब वो फोर्स डिपेंड करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल ये डिपेंड करता है उनके वेट पर, उनके द्रव्यमान पर, उनका मास कितना है, इसके मास पर और इसके मास पर, यानी कि इसके द्रव्यमान पर और इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना गुरुत्वाकर्षण बल कितनी पावर से लगेगा। अब न्यूटन ने, जो न्यूटन हुए थे आइंस्टाइन न्यूटन, उन्होंने अपनी थ्योरी थी, वो क्या थी, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के विरुद्ध एक वर्ग के विरुद्धानुपाती होता है। समझ नहीं आया, बहुत अच्छे समझिए, देखिए m1 m2, ये एक पिंड हो गया, ये एक पिंड हो गया। हमने इस पिंड को नाम दिया m1, हमने इस पिंड को नाम दिया m2। थोड़ा दूर बात में m1 m2, हमने इस पिंड को नाम दिया m1, इस पिंड को नाम दिया m2। मान लिया इसका कुछ वेट होगा और इसका भी कुछ अपना वेट होगा। अब वेट होगा तो इनके आपस की दूरी भी तो होगी ना। हमने इसकी दूरी को मान लिया r, जो इस बीच की दूरी थी इसको हमने मान लिया r, ठीक। तो ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती, जो उनका वेट होगा उसके गुणनफल के अनुपाती होगा तथा उनकी बीच की दूरी के एक वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उनकी बीच की दूरी है उसके एक वर्ग के उल्टा होगा। बहुत इसको थोड़ा अभी यहाँ हम लोग करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसको समझिए। आप मान लिया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये साइन है किसका, अनुपाती का, इसको साइन, ये साइन होता है आपका अल्फा नहीं है ये, ठीक है, ठीक, ये साइन है अनुपाती का, अल्फा का ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा है अनुपाती, ठीक।
तो हमने साइन लगा दिया, जो ये कह रहा था अनुक्रमानुपाती साइन लगा दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों के वेट, तो दोनों के वेट क्या थे, m1 और m2, ठीक, इतना हो गया, इतना मिल दिया। आप कह रहा है उनकी बीच की दूरी के एक वर्ग के, वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, दुगना, तो उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी कितनी थी, उनकी बीच की दूरी थी r। अभी लगा ना अनुक्रमानुपाती, तो लगा रहे हैं अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी क्या था, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा, तो उनकी बीच की दूरी के, अभी सही है, r नहीं, यहाँ पर वर्ग है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया, इतना हो गया। ये कहा कि जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो बल क्या है, उनकी बीच उनकी जो द्रव्यमान है उन पर उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसका अनुक्रमानुपाती है और उसके बीच की दूरी की एक वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला देखिए फोर्स, अब दोनों देखेंगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये तो होगा ना, दोनों को साथ लिख दिया, m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये उनके मास हो गए और ये उनके बीच की दूरी हो गई। अब इतना आ गया। अब एक बात जानिए, ये होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसको बोलते हैं लोग अनुक्रमानुपाती का साइन, ठीक, ये साइन है अनुक्रमानुपाती। और अगर हम इसको हटाएंगे, अगर हम ये लगा है, अगर हमें इसको हटाना हो तो हमें लाना पड़ेगा उसकी जगह पर एक नियतांक, नियतांक बोल तो कांस्टेंट, अगर इसको हटाएंगे तो उसकी जगह हमें कांस्टेंट आना पड़ेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट के ही हो, लेकिन बहुत बार के होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, जैसे हटाएंगे हम तो यहाँ पर के आया चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कोई के ही हो। यहाँ पर नियतांक क्या है, यहाँ पर नियतांक हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, इसको निकालते हम लोग हैं जी से, तो जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक, हमने ये हटा दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, जी आ गया, तो जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जी का मान होता है, जी का मान, यहाँ पर जो जी का मान है, यहाँ पर ठीक है, जो निकाला जाएगा, ठीक है, जो निकल के आएगा, ठीक है, वो कितना आता है, वो आता है 6.64 into 10 की पावर -11, कितना आया, 6.64 into 10 की पावर -11। कैसे, इसका जो वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि इसकी जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है, नोट कर लीजिए, ठीक। इसको पूरे को नोट कर लीजिए समझ के, ये नहीं नोट करना है, बाकी सब नोट करना है। पहले ये नोट लेना है, पहले ये, फिर ये, उसके बाद यहाँ से पूरा ये आपका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला निकाल के हमारा है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल की फोर्स का, ये फॉर्मूला को नोट करना है और यहाँ पर पूरा नोट करना है। चुंबकीय वैद्युत बल, जैसे हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल, वैसे ही हमारा जो मूल पदार्थ है वो आता है चुंबकीय विद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, दो आवेशित कण, आवेशित मतलब जिसके पास खुद का चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, के बीच कार्य करने वाला विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। यानी कि ऐसे कोई भी दो कण, जैसे मान लिया हमने ये दो कण है, हमारा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव है, हमने मान लिया इसको Q1, इसको मान लिया Q2, इसके बीच कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा होगा, उसी फोर्स को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। अब इसको देखते हैं कूलाम के अनुसार, थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन, ये आसान डेफिनेशन थी। दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, समझिए एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, या मान लिया एक ये आवेश, एक ये आवेश, मान लेते बिंदु, कोई बात नहीं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ठीक, ये दो बिंदु हो गए। मान लिया इसको Q1, इसको हमने मान लिया Q2। क्या कह रहा है, दो बिंदु वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। अब ये दो हो गए, अभी बताया था कि हर चीज दूसरी चीज से बल लगाती है, कोई भी चीज है वो दूसरे पे बल लगाएगी। अब वो बल या तो किसका होगा, या तो बल आकर्षण का होगा, या तो बल किसका होगा, प्रतिकर्षण का होगा। क्या होता है आकर्षण, किसी चीज को अपनी तरफ की ओर खींचना आकर्षण, किसी चीज को अपने दूर भगाना प्रतिकर्षण। तो या तो बल है किसका, आकर्षण का, या तो बल है किसका, प्रतिकर्षण का। तो हमें नहीं पता इनके बीच कौन सा काम कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, लेकिन जो भी काम कर रहा है, पहली बात ये आवेशित है,
यानी कि इनके पास चार्ज है, मान लीजिए इसके पास चार्ज, इसके नेगेटिव, इसके प्लस, इसके नेगेटिव, ये इसके पास प्लस, ये इसके पास नेगेटिव, इनके पास कोई ना कोई चार्ज है। आवेशित गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती, सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था, इनके बीच की दूरी कितनी होगी r, इनके अनुक्रमानुपाती होता है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइडिया लग गया होगा, आगे देखते हैं। मान लिया हमने जो इनके f, ठीक है ना, ठीक, फोर्स काम करेगा f, फिर से हमारा आएगा क्या, प्रोपोर्शनल में फिर से बोलो सेम वैसे ही जैसे पहले किया था वैसे ही q1 q2, ये इनके बीच की दूरी की क्या हुआ, सॉरी इनके जो ये आवेश है इनके क्या हो गया, ये अनुक्रमानुपाती हो गया। अब ज्यादा दक्षिणा नहीं करते हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, अपॉन ले लेते हैं, उल्टा होगा ना, अनुक्रमानुपाती उसके वर्ग के, तो r क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब ये क्या लगा है, ये लगा है प्रोपोर्शनल, बोले तो ये क्या लगा है, एक, ये लगा है एक कांस्टेंट, तो इसको हमें हटाना है, इसके लिए हमें कांस्टेंट लाना है, तो f इज इक्वल टू g, ठीक, हमने हटाया g, और साथ में हमने एक और कांस्टेंट लिया है, वो क्या हो गया k, दो कांस्टेंट लिया q1 q2 अपॉन और स्क्वायर, ये हमारा आ गया एक फॉर्मूला पूरा। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ जो मान, यहाँ जो k का मान होगा, जो ये हमने k लाया है अलग से कांस्टेंट, इसके जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसकी क्या गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल सा था, समझ में आया। चलिए आगे हमारा है प्रबल नाभिकीय बल। जो हमारा नाभिक होता है, क्या होता है नाभिक, कोई भी अगर पदार्थ है, कोई पदार्थ है तो उसके सेंटर में एक होता है नाभिक, जिसको हम बोलते हैं हमारा है सेंटर पॉइंट, या हमारा यहाँ जो नाभिक होता है, नाभिक में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, नाभिक हमेशा पहुंचे रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्थल होती है, पहले 2 फिर 8 फिर 16 ऐसे ही तो होती है, तो इसको बोलते हैं नाभिक। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। मतलब बहुत ध्यान समझिएगा, ये हो गया हमारा एक नाभिक। अब यहाँ पर नाभिक में क्या है, सेंटर है, यानी कि यहाँ सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेंटर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब ये नाभिक को जरूरत ना कि यहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ वहां समाया सकता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन क्या करना है, इन सबको मैनेज करना है, इन सबको बांधे रखना है। तो नाभिक क्या करता है, नाभिक अपने पास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक जो पास का इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगाता है, उस पर बल लगाता है, और बल लगा के उसको अपनी ओर खींचा करता है, यानी कि आकर्षण करता है, उसको बांधे रखता है कि ऐसा ना हो कि इसको एस्केप करके बाहर निकल जाए, इसको ये बांधे रखता है। और नाभिक को बांधने का हमारा है पदार्थ, तो यही होता है नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। अगला क्षीण नाभिकीय बल। अब ये थोड़ा सा इजी होता है। प्राकृतिक और उपस्थित कुछ पदार्थ स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, यानी कि ऐसे कुछ पदार्थ हैं हमारी यूनिवर्स में है जो खुद ही बदलते रहते हैं, जो खुद ही आपस में बढ़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। उनमें से अल्फा बीटा गामा, ये हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, अल्फा बीटा गामा। ये ऐसे ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया हमारा गामा। ठीक, भाई कैसा, तो अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन होता है, यह पदार्थ का कणों के बीच कार्य करना नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। यानी कि कुछ ऐसे का जैसे जो हमारे रेडियो एक्टिव कण होते हैं, जैसे जो हमारा पावर प्लांट हो गया, ठीक है, या हमारा जो एटम बम्स हो गए, उनमें से अल्फा बीटा गामा का खुद ही निकलते हैं, तो उनको निकलने को हम मैच करते हैं, और ये जहाँ जिस पदार्थ निकलते हैं उसी पदार्थ कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल या संकोच। चलिए स्टूडेंट, अब हमारे सारे थ्योरी पार्ट है। भौतिक नियम, कुछ भौतिक नियम है, क्या है, पहला देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि एनर्जी सेव। क्या होता है, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया सकता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, आप किसी भी चीज की ऊर्जा को ना ही कभी बना सकते हो और ना ही कभी नष्ट कर सकते हो। समझ नहीं आया,
जैसे मान लिया ये हमारे पास एक कागज है, ठीक है ना, ठीक, हमने क्या किया, हमने उसको बर्न कर दिया, जला दिया। अब जो इसके अंदर एनर्जी थी, देखिए हर चीज के अंदर एनर्जी है, जब तक एनर्जी तभी तक चीज काम करती है। तो इसकी जो एनर्जी थी वो क्या हुई, वो पहले एनर्जी क्या हुई, वो जलने में काम आई, ऑक्सीजन साथ में मिलकर जलने में काम आई। और जब वो जल गई तो उसकी एनर्जी एटमॉस्फेयर में, जो आपका आसपास का वातावरण है, वहां पर वो चली गई। यानी कि एनर्जी खत्म नहीं हुई है, बस एनर्जी लगातार रूप चेंज कर रही है अपना। तो ऊर्जा को नहीं नष्ट किया सकता, नहीं उत्पन्न किया सकता, इसे बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है रेखीय संवेग का नियम। क्या कहता है रेखीय संवेग का नियम? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग दिया जाता है। कहेंगे सर जी क्या रेखीय नियम, समझ नहीं आया। समझिए, ये मान लिया बॉल है, ठीक, अब इस बॉल को अगर रखी है तो ये तो रखी रहेगी ना, ऐसा तो नहीं कि बॉल रख रहे हैं चल रही है, मतलब ना ढलान हो ना हवा हो ना कुछ हो, तो सिर्फ रखी है तो रखी रहेगी जब तक इस पे कोई अलग से धक्का ना मारे, बाल कोई बाहर से बल लगाया ना जाए। तो अगर बल लगाया जाएगा तो ये कैसे बढ़ेगी? ऐसे तो बढ़ेगी, ऐसे हमने बल लगाया तो ये ऐसे बढ़ गई, यानी कि जब बल लगाएंगे हम तो रेखीय में, यानी कि एक सीधी लाइन में चलेगी। तो जब तक बल नहीं लगेगा तब तक ये नहीं चलेगी, यानी कि उसका जो रेखी चलेगी रेखा में, तो उसका जो रेखीय संवेग है, जो उसका जो रेखीय वेग है वो नियत रहता है, वो वही रहेगा। अगला कोणीय संवेग, ये रेखा में था, ये कोण में है, बहुत सिंपल सा है, सेम वैसा ही है। यदि किसी निकाय में कोई बात आघूर्ण कार्य करे तो उसका कोणीय निकाय देता है। मतलब हमारे पास एक ये मान लिया, फिर से बॉल लिया हमने, ठीक है ना, अब ये बॉल जमीन पर रखी है तो ऐसे रखी रहेगी। अब जब तक कोई इंसान उसको उठा के ऊपर नहीं फेंकेगा तो नहीं अपने हाथ ऊपर जाएगी नहीं, और जब जाएगी नहीं ऊपर तो जब जाएगी ऊपर तो ऐसे मुड़ के आएगी, यहाँ पे क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी, कोण बनाएगी। लेकिन जब ये रखी हुई है तो इसका जो कोण है वो सेम है, वो भी सेम हो रहा है। बहुत सिंपल सा है। अगर द्रव्यमान, ये थोड़ा समझने की बात है और थोड़ा ट्रिकी बात है। आइंस्टाइन के अनुसार, हमारे आइंस्टाइन बाबा ने कहा था द्रव्यमान तथा ऊर्जा, बहुत ध्यान सुनने की बात ये, द्रव्यमान तथा ऊर्जा यानी कि हमारा जो मास है, जो एनर्जी है, एक ही राशि के दो रूप है, यानी कि एक ही चीज है लेकिन इनको हमने अलग अलग बांट रखा है, ये हमें अलग मिलती है। द्रव्यमान ऊर्जा एक ही राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को बहुत ध्यान सुनिएगा, द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यानी कि मान लिया ये हमारे पास ये हमारे पास एक बॉल है, मतलब सॉरी, ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक, इस बॉल को मैं जब जला दूं तो ये क्या हो गया, जल जाएगी और इसके कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे जाएगी एटमॉस्फेयर में, एनर्जी गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जो एनर्जी गई है उससे फिर से बॉल बना सकते हैं, यानी कि ये चीज अभी संभव नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं ये हो सकता है, और ये होता भी, ये ट्राई भी किया गया है। यानी कि हम किसी चीज के मास को, जो उसका मास है, उसे एनर्जी, और एनर्जी से वापस मास हम बना सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान बदला जा सकता है। इसके बीच तुल्य संबंध E = mc², सबको पता है। चलिए क्या हमारा लास्ट टॉपिक है, सिर्फ लिखने की बात है। भौतिक विज्ञान समाज विज्ञान यानी कि फिजिक्स ने हमारे संसार को क्या क्या दिया, क्या क्या उससे बना पाए, है वैज्ञानिक खोज, यानी कि आपका जो एरोप्लेन होता है उसकी हमने खोज करा ली। उसमें इंजन का आविष्कार, हमारे जो भाप वाले इंजन थे, जो अभी इंजन है, सबका सब आविष्कार, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, कंप्यूटर का निर्माण हो गया है। नाभिकीय भट्टी यानी कि हमारा जो परमाणु बम जहाँ बनते हैं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन सबका निर्माण या इन सबका आविष्कार। एक्सरे मशीन जो हमारे एक्सरे काम करती है, डॉक्टर लोग यूज करते हैं, हॉस्पिटल में होती है मशीन। लेजर के द्वारा रोगों का उपचार, एक नई चीज है। लेजर से आजकल ऑपरेशन होते हैं, लेजर से हो जाते हैं, जैसे कैंसर का ऑपरेशन हो गया, लेजर से होने वाला है। कृत्रिम उपग्रह, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा जो हमारी अर्थ के बाहर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है, हमारे जो रोड्स कुछ हो गए, या हमारे जो स्पेस स्टेशन हो गए, ये सब नोट कर लीजिए आप।